एरिया था टर्किश का एरिया गजनी का, उसने गजनी को याल्दोज को हराकर अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, तो 1215 में ये क्वेश्चन कई बार आता है कि 1215 में इल्तुतमिश ने किसको हराकर गजनी के ऊपर कंट्रोल स्थापित किया था, नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, गजनी को अपना बनाया था। तो गजनी जो है उसको इंडिपेंडेंट रूलर, ठीक है, एक स्वतंत्र शासक के रूप में इल्तुतमिश उभर कर आया था याल्दोज को हराकर। ठीक है, और इसने जो है वो इसके अलावा रणथंबोर राजस्थान, ग्वालियर मध्य प्रदेश, अजमेर, मालवा, ये जो रीजन है, छोटे छोटे किंगडम है, यहाँ के राजपूतों को भी हराया था, इनको भी अपने कंट्रोल किया था। ये इम्पोर्टेंट है कि किसको हराकर जो है इसने गजनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया, कंट्रोल स्थापित किया। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है, प्रशासनिक नियंत्रण जो है इसका होगा इल्तुतमिश का गजनी पर, क्योंकि उसने याल्दोज वहां का जो शासक था उसको हरा दिया और वो स्वतंत्र शासक बन गया। इसके अलावा जो छोटे छोटे किंगडम थे, राजपूत किंगडम, रणथंबोर, ग्वालियर, अजमेर, मालवा, ठीक है, मालवा मध्य प्रदेश में, अजमेर राजस्थान में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ये भी रणथंबोर भी राजस्थान। ये राजस्थान एमपी के कुछ एरियाज, कुछ छोटे छोटे किंगडम है जिनको उन्होंने अपने कंट्रोल में किया। ठीक है, लड़ाइयाँ करके। इसके अलावा इन्हीं के समय काल में, इन्हीं के पीरियड का उसमें इल्तुतमिश के टाइम पे ही मंगोलों ने भी अटैक किए। ठीक है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मंगोलों के भी अटैक देखने, मंगोलियन इन्वेजन। तो मंगोलों के जो अटैक हैं, आक्रमण है, वो भी देखने को मिले। मंगोलियन, आपको मैंने ज्योग्राफी बताई थी इसकी, मंगोलियन वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो चाइना के ऊपर और रशिया के नीचे, बीच में है, चाइना और रशिया के बीच में है ये देश, लैंड लॉक्ड कंट्री है, सैंडविच की तरह। ठीक है, मंगोलिया। तो मंगोलियन जो इन्वेजन हुए थे, ठीक है, वो किसकी लीडरशिप में हुए? अंडर, नाम सुना होगा आपने, चंगेज खान। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है ये, चंगेज खान। तो ये पता होना चाहिए चंगेज खान था कौन। चंगेज खान था मंगोलियन, और इसी की लीडरशिप में, इसी की लीडरशिप में जो है वो चंगेज खान ने आक्रमण किए थे दिल्ली सल्तनत पे इल्तुतमिश के समय। और पहली बार जो है वो इंडिया का आक्रमण देखने को मिला। फर्स्ट टाइम जो अपेयर हुआ था चंगेज खान भारत में, उसके समय। ठीक है, बट चंगेज खान के आक्रमण से, चंगेज खान की जो लूटपाट थी उसके, उससे जो है वो इल्तुतमिश ने उसको बचाया। तो दिल्ली को बचाने वाला मंगोलियन अटैक से, चंगेज खान के गुस्से से, चंगेज खान के आक्रमण से कौन था? वो भी इल्तुतमिश था। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये भी आता है कि किसके समय पे कब ये चीजें हुई थी, तो इल्तुतमिश के समय पे। ऊपर जो मैंने बताया गजनी वाला, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये स्पेशली जो है वो आपको पता ही है, टैट टीजीटी के उसमें आते हैं ये, टीजीटी टैट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के कई बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, साथ में मैंने ये भी बताया था कि इसने सुल्तानगढ़ी, ठीक है, दिल्ली में बनवाई थी बिल्डिंग, और इसलिए फादर ऑफ टाउन बिल्डिंग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बाकी तो मैंने कल कर लिया था इसको। नेक्स्ट है, इसके बाद एक और शासक आएगा, इसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज 1236।
देखिए सिर्फ इनकी मृत्यु के बाद, इल्तुतमिश के बाद सिर्फ ये अपेयर ही होगा कि ये भी आराम शाह की तरह नहीं ज़्यादा वो होगा। इल्तुतमिश ने जो है वो इसने अपनी बेटी को, इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को जो है वो रज़िया सुल्तान को जो है वो अपना सक्सेसर बनाया, ठीक है। बट होता क्या है, आपको पता है कि उस समय वो इस्लाम में एक महिला को सुल्तान बनाना, ठीक है, एक महिला को सल्तनत हवाले दे कर देना, वो बहुत बड़ी बात थी। इसलिए इस चीज का थोड़ा सा विरोध किया गया था। बट हालांकि इल्तुतमिश ने तो अपनी बेटी को ही अपॉइंट किया था, ठीक है, नियुक्त किया था जो नेक्स्ट शासक। मगर मोस्ट ऑफ द नोबल्स जो थे, ठीक है, वो उनके साथ, आपको पता ही अब नोबल्स की चलती थी, वैसे पैच में चला, तो नोबल जो थे, ठीक है, मीन्स उन्होंने जो है वो कहीं न कहीं इस आइडिया को, इस विचार को जो है वो एक वुमेन रूल करे उनके ऊपर, ठीक है। सो उन्होंने जो है वो क्या किया था, अपना बेटा, ठीक है, उनको जो बोला कि आप ऐसा मत करो कि भाई आप एक लड़की को जो है इस पे बिठा रहे हो, इसलिए उन्होंने जो है वो अपना बेटा रुकुनुद्दीन फिरोज जो है वो रुकुनुद्दीन फिरोज वो बिठा दिया, ठीक है। बट ये भी वैसा ही था, इनकम्पिटेंट था, कोई ज़्यादा ये नहीं था, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं थे, तो इसने जो है वो सारा ही काम जो है वो छोड़ दिया। सो फाइनली जो बाद में देखा गया कि बेटी के ही हवाले ये की, तो रुकुनुद्दीन फिरोज जो है वो बीच में जरूर आया नोबल्स के कहने पे, नोबल्स के करने पे, जैसे आराम शाह को हटा के इल्तुतमिश कर दिया था, वैसे ही रुकुनुद्दीन फिरोज जो है उसको भी हटाना पड़ा बाद में, ठीक है। और फाइनली जो है वो रजिया सुल्तान ही 1236 में, इसी वर्ष 1236 में वो बन जाती है सुल्तान, ठीक है। तो नेक्स्ट इल्तुतमिश के बाद एक्चुअल में जो सुल्तान बनेगी वो रजिया सुल्तान, ये उसका नाम ही रजिया सुल्तान, रजिया होगा, ठीक है। अब ये जो है 1236 से लेकर 40 तक की रहेगी, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाती, इसका जो है वो षड्यंत्र जो है मौत का किया जाता है, इसको मार दिया जाता है। ये भी सिर्फ 4 साल ही रहेगी, लाइक 1206 से 1210 जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, वैसे ही ये 4 साल 1236 से 40, ठीक है, रजिया सुल्तान बन जाएगी। अब ये देख लिया आपने कि रुकुनुद्दीन फिरोज जो है, कल को क्वेश्चन अगर भी आए तो ये भी रहा था थोड़े टाइम के, ठीक है, क्रोनोलॉजी में इंक्लूड हो जाता है। बट नोबल्स ने इसको बिठाया था, वैसे तो वो नहीं चाहते थे, ठीक है, उसको पता था अपने बेटे के बारे में, इल्तुतमिश को, तो इसलिए रजिया सुल्तान को ही उसने अपॉइंट किया था, बट नोबल्स के इंटरफेरेंस की वजह से इसको बिठाना पड़ा था, मगर बाद में अल्टीमेटली यही बैठती है रजिया सुल्तान। अब देखिए ये सबसे पहली और सबसे अंतिम भी, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर, ठीक है, मेडिवल की। अब इससे पहले और इसके बाद कभी नहीं देखेंगे किसी महिला को रूल करते हुए, शासन करते हुए, ठीक है। तो सिर्फ एक ही है जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी गुलाम रजिया सुल्तान। She was the first and the last Muslim woman ruler in the history. रजिया ने सक्सेसफुली जो है वो उनके खिलाफ जो कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे थे शुरुआती दिनों में, उनको सप्रेस किया, उनको दबा दिया था, ठीक है। बट वो ज्यादा दिन तक वो नहीं कर पाई थी इन चीजों को। फिर भी इन 4 साल में जो एक्टिविटीज की है, इनके बीच में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक इनका एक वजीर था निजाम उल मुल्क, ठीक है, निजाम उल मुल्क इनका वजीर था, ठीक है, वो इसका बहुत अपोज करता था तो इनका वजीर। बट आपको पता ही है जब भी एक महिला को जो है वो अपने अपना बॉस समझना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए जो है उस टाइम पे वजीर जो था निजाम उल मुल्क, ये जो है वो बहुत ज्यादा इससे अपोज करता था। जैसे आप इसकी हिस्ट्री सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आएगी, ठीक है, जब सिरमौर पढ़ेंगे आप तो रजिया सुल्तान का जो वजीर है निजाम उल मुल्क, इसको एक सिरमौर के राजा ने शय दी थी, ठीक है। और ये चीज जो है शय क्यों दी थी, क्योंकि वहां पे
इसने विद्रोह कर दिया था रजिया सुल्तान के खिलाफ, तो इसको भगा दिया था, ठीक है, निजामुल मुल्क को वहाँ की सेना ने। तो ये वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है सिरमौर की हिस्ट्री में देखने को, उस टाइम पे भी इस नाम को आपको देखने को मिलेगा निजाम, ठीक है। अब देखिए इसने जो है वो एक चीज की थी जिसका नाम था पर्दा सिस्टम, ठीक है। अब देखिए पर्दा सिस्टम क्या होता है कि उस समय पे एक महिलाओं के वेलफेयर के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए इसने काम किया था। इसने पर्दा सिस्टम को हटा दिया। अब ये पर्दा सिस्टम क्या होता है कि आपको पता है जैसे मुस्लिम महिलाएं जो अपने टाइम पे क्या करती थी कि जैसे बुर्का पहनते हैं, उस तरह का जो सिस्टम था वो उन्होंने उसको हटा, तो पर्दा सिस्टम को एबॉलिश करने वाली महिला अपने समय पे अपने राज पे इसने ये चीज की थी कि पर्दा सिस्टम जो है उसको एबॉलिश किया जाए, उसको खत्म किया जाए, महिलाओं को भी हक है, मतलब ये एक फ्रीडम देने की बात की थी महिलाओं, ठीक है, जो कि एक मॉडर्न थिंकिंग के हिसाब से, ठीक है, रेडिकल थिंकिंग थी, जो कि बहुत ही ज्यादा उसका विरोध किया गया, ठीक है। तो रजिया सुल्तान के इन्हीं बोल्ड डिसीजंस के कारण जो है वो कहीं ना कहीं ये पहले से ही नजर में ही थी उनके लोगों के, दुश्मनों के, और बाद में और ज्यादा हो गई क्योंकि इन्होंने पर्दा सिस्टम जो है उसको खत्म कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इसने एक जो नोबल्स हैं जो इनका विरोध करते थे, नोबल्स के जो खिलाफ है वो कहीं ना कहीं इन्होंने एक पार्टी, ठीक है, एक इन्होंने सोचा कि जो अपने लॉयल नोबल्स हैं अपने फेवर में हैं उनकी एक अलग से पार्टी बनाने की बात की, ठीक है। और उसमें से कुछ नॉन टर्किश लोग भी थे, ठीक है। और एक नाम आता है इसमें याकूत, ठीक है। तो देखिए ये नाम क्यों फेमस है, क्योंकि ये इसके नॉवेल्स में से ही है, ठीक है। बट जो याकूत है ये कहीं ना कहीं इसका विरोध बहुत ज्यादा इसने किया था, ठीक है। अब याकूत ही बाद में, ठीक है, ये वही आदमी है याकूत जो इसके नॉवेल्स में ही है, बट बाद में जो है वो इसके खिलाफ खड़ा होगा और कहीं ना कहीं रजिया जो है याकूत के, इसको जो है याकूत जो है वो अपने फेवर में, पहले तो देखिए इसके अगेंस्ट है, ठीक है, आप इसको इतना ध्यान रखना कि पहले तो इसके अगेंस्ट है, बट बाद में रजिया सुल्तान जो है वो इसको अपने मतलब उसमें लॉयल्टी में ले लेती है और बाद में ये इसके लिए काम करता है। तो याकूत जो है पहले तो इसके अगेंस्ट था, बाद में ये इसके फेवर में हो जाता है, तो ये नाम कई बार आ जाता है, ठीक है। याकूत कौन था, एक नाम है, ठीक है, और पहले ये अपोजिशन में था इसके, फिर इसके फेवर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके खिलाफ विद्रोह भी हुए थे, लाइक हरियाणा में, पंजाब में, है ना, हरियाणा का जैसे आपने कैथल एक जगह है वहां पे इसका मर्डर भी हो गया था, ठीक है। तो किया किसने था, तो वो हरियाणा के जाट, ठीक है, हरियाणा के जाटों ने, क्योंकि देखिए हरियाणा के जाटों को भड़का दिया गया था, ठीक है, कि भाई आपके फेवर में ये काम नहीं करेगी, इस तरह से वो तो पॉलिटिकल कारण, ठीक है। तो पॉलिटिकल कारणों की वजह से इसकी मृत्यु जो है हो जाती है, ठीक है। सॉरी मृत्यु नहीं, असैसिनेशन, मर्डर होता है एट कैथल। कैथल कहाँ है, हरियाणा में, हरियाणा, ठीक है। और किसने मारा था, जाटों ने, ठीक है, जाट ने। और क्यों मारा था, क्योंकि इनकी ही इंटरनल जो पॉलिटिक्स थी, ठीक है, जो इसको बिठाना नहीं चाहते थे इस पे, इन्हीं के बंदों ने इसको मरवा दिया था। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो पॉलिटिक्स में था गयासुद्दीन बलबन, जो बाद में शासक बनेगा, जो इल्तुतमिश का गुलाम ही था, नोबल ही था, मगर वही जो है वो बाद में शासक बनेगा, दिल्ली का सुल्तान बनेगा, जिसने लोगों को बेवकूफ भी बनाया, ठीक है। अब क्यों बनेगा, क्योंकि इसने जो है वो कहीं ना कहीं जाटों को भड़का दिया था, ठीक है, और इसीलिए जो है वो उन्होंने मार दिया, ठीक है। और ये क्यों मारा था, क्योंकि इसकी कुछ अपनी भी नीतियां ऐसी थी और कुछ जो है वो उनके नॉवल से काम लिया। तो ये आपने ध्यान रखना है कि
कहाँ हुई थी मृत्यु, क्यों हुई थी, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बाकी कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है बल्ब। इसके बारे में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इनका पूरा नाम है गियासुद्दीन बल्ब, बट ये बल्बन नाम से बहुत फेमस। पूरा नाम तो इनका गियासुद्दीन बल्बन है, बट बल्बन के नाम से बहुत फेमस। और ऐसा भी नहीं है कि 1240 से लेकर के 1265 तक ये जो 20-25 साल का जो समय है, यहाँ तो नहीं बन पाया था शासक, ठीक है। इसमें जो बीच में जो पीरियड है वो दिल्ली सल्तनत के छोटे मोटे सुल्तान जो है उन्होंने संभाल लिया। बट ये जो है वो एक इम्पोर्टेंट शासक बनता है 1265 से लेकर 1286, ये जो 20-30 साल का समय है, यहाँ पे इस तरह से यही एक शासक माना जाता है अंतिम ढंग का, ठीक है। वैसे तो 1290 तक गुलाम वंश रहा, बट 1286 तक गियासुद्दीन बल्बन का जो टेरर था, आतंक था, वो देखने को मिला। अभी ये गियासुद्दीन बल्बन जो है, मैंने पहले भी बताया आपको, ये था ये नोबल था, ये स्लेव ही, वैसे ये नोबल बाद में बना था, पहले तो ये स्लेव ही था, ठीक है, लाइक गुलाम ही, ठीक है। और ये गुलाम क्यों था, क्योंकि जो चालीसा थी, आपको मैं बता दूं, चालीसा थी इल्तुतमिश वाली, उस 40 गुलामों में भी एक गुलाम था बल्ब, ठीक है। बट ये एम्बिशियस था, चतुर था, इसलिए इसने जो है वो अपना रास्ता साफ कर लिया, ठीक है, लोगों को बेवकूफ बनाकर, और ये बन गया दिल्ली का सुल्तान। 1265 में ये शासक बना, और इसने जो है बहुत सारे जो लोग, जैसे इल्तुतमिश की फैमिली के, ठीक है, जिसमें से बहुत से लोग इसने जो है वो मरवा भी दिए थे, ठीक है। और वो जो है वो चालीसा का मेंबर था, बट उसने जो पावर थी चहलगानी की, जो वो था सिस्टम था, वो खत्म कर दी। तो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि वो अपने आप चहलगानी का मेंबर होने के बावजूद इसने चहलगानी सिस्टम को खत्म कर दिया, ठीक है। एम्बॉलिश्ड चालीसा या तुर्काने चहल, एक तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, किसने इसको खत्म कर दिया सिस्टम को, जो इल्तुतमिश ने शुरू किया। बट इसने जो है क्या किया, इसको खत्म करके जो क्राउन है, मतलब जो राजा है, शासक है, जो सुल्तान बनेगा, उसको कहीं ना कहीं रिस्टोर करने की बात की कि इस तरह से नहीं बनेगा, ठीक है, जो इल्तुतमिश की फैमिली से है वैसे नहीं बनेंगे, ठीक है, कोई और भी बन सकता है, जैसे कि मैं, ठीक है। इसने जो प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए अपने आप को, इसने ये सिस्टम खत्म कर दिया था 40, ठीक है। और इसने जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी जो है वो स्थापित कर दी, ठीक है, और उसका नाम रखा मिलिट्री डिपार्टमेंट का दीवाने अर्श। अब देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज दीवाने अर्श। तो दीवाने अर्श जो है ये है एक मिलिट्री डिपार्टमेंट, और ये किसने शुरू किया था, ये इसको पता है कि अगर मुझे रूल करना है तो लोगों को बेवकूफ बनाना है, अगर वो प्यार से ना माने, भगवान के डर से ना माने, तो उनको फोर्स डराना है, मिलिट्री के रूल से डराना है, तो मिलिट्री के बल पर डराना है। तो दीवाने अर्श नामक जो है वो एक डिपार्टमेंट जो है उसकी शुरुआत, तो दीवाने अर्श मिलिट्री डिपार्टमेंट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी थी, ठीक है। उसने जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी को स्टैब्लिश किया, और इसका नाम दीवाने अर्श। इसके अलावा इसने, देखिए पहले क्या होता था कि जो हमारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होते थे, है ना, और मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था, मतलब ये सारा इकट्ठा ही था, बट इसने जो है वो एक
अलग से फोकस करना शुरू कर दिया मिलिट्री, और जो दूसरा डिपार्टमेंट है मिलिट्री डिपार्टमेंट्स को, सॉरी मिलिट्री अफेयर्स को फाइनेंस डिपार्टमेंट से अलग कर दिया, ठीक है। और इसने उस डिपार्टमेंट का नाम रख दिया दीवाने वजारत, दीवाने वजारत। तो दीवाने वजारत क्या है, ठीक है। दीवाने वजारत जो है ये हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो आपने ये समझना है कि कौन सा डिपार्टमेंट का क्या नाम है, ठीक है, और उसने आर्मी को स्ट्रॉन्ग क्यों किया, और या तो उसका नाम क्या रखा, ठीक है। तो दीवाने आर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट और दीवाने वजारत फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इसकी एस्टैब्लिश बोथ, ठीक है, ये दोनों ही उसने एस्टैब्लिश किए और स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाई, ठीक है। और जो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मतलब तो पैसे का जो विधि है जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए इन दोनों को जब बनाया और उसको पता है कि यहाँ पे आपको रूल भी करना है, तो उसने इसके लिए जासूस भी अपॉइंट कर, ठीक है। स्पाइस ये क्या होते हैं आपको पता ही है, ये भी क्वेश्चन आता है कि जासूस रखने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि जासूस जो होते हैं, आपको पता है कभी भी इंटरनल पॉलिटिक्स करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि एक खुफिया बंदे, ठीक है, जिसको खबर देते हैं, ठीक है, हर चीज की खबर, और ये बहुत जरूरी था इसके लिए, क्योंकि ये कोई हेरिडेटरी किंग नहीं था, ठीक है। इसलिए इसने जो है वो, इसको पता था कि खतरा हो सकता है, इसलिए इसने स्पाइस भी अपॉइंट किए थे, ठीक है, जासूसों को भी रखा हुआ। अब देखिए जो दिल्ली का सुल्तान होता था, ठीक है, अब ऐसे तो लोग मानते थे, मगर इसने जो है वो कैसे वर्चस्व जो है वो स्थापित किया था। इसने बोला कि मैं क्या हूँ, तो मैं हूँ जिले इलाही। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, जिले इलाही। ये जिले इलाही का मतलब होता है परछाई, ठीक है, भगवान की परछाई, शैडो ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड बोले या फिर भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता बोले, ठीक है, अल्लाह का बंदा हूँ मैं, इस तरह की बातें कर रहा था, ठीक है। मतलब लोगों को जो है वो सोशली और रिलीजियस तरीके से, मतलब धार्मिक तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और हंसी की बात ये है कि वो उन्होंने माना भी लोगों ने, ठीक है। तो ये भगवान ही समझ लगे थे इसको, ठीक है। तो इसने कहा और उन्होंने मान लिया, तो इसने टाइटल भी ले लिया था जिले इलाही, ठीक है। और लोग उनको जिले इलाही के नाम से भी जानते थे, ठीक है। क्यों जानते थे, क्यों टाइटल दिया था उन्होंने, क्योंकि देखिए उन्होंने बोला कि मेरे को अल्लाह ने भेजा है, ठीक है, मैं अल्लाह की परछाई, अल्लाह का फरिश्ता हूँ, जो मैं कहूँगा वो अल्लाह की रजा में, ठीक है। तो इस तरह की चीजें करता हूँ। तो जिले इलाही जो है वो शैडो ऑफ गॉड, भेजा हुआ फरिश्ता, ठीक है, ये सारी चीजें उसने की, ठीक है। और एक और वर्ड यूज किया इसने, नियाबत खुदाई, ठीक है। अब नियाबत खुदाई का मतलब क्या होता है, खुदाई तो मतलब खुदा, ठीक है, भगवान। तो नियाबत खुदाई का मतलब है कि इसने जो है देखिए लोगों को इम्प्रेस करना शुरू कर दिया, लोग इम्प्रेस भी हुए उस किंग से, ठीक है। इसने तो ये बोला कि मैं नियाबत खुदाई हूँ, ठीक है। नियाबत खुदाई का मतलब जैसे आप नायब तहसीलदार पढ़ते हैं, ठीक है, सुनते हैं, तो नियाबत का मतलब नायब, डिप्टी, ठीक है। और खुदाई मतलब गॉड, तो मैं डिप्टी गॉड हूँ, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है कि मैं एक गॉड का डिप्टी हूँ, ठीक है, डिप्टी ऑफ गॉड, मतलब भगवान ही बता रहा है इनडायरेक्टली अपने आप को ये, ठीक है। नियाबत खुदाई, तो राजा ने इस तरह से ये जिले इलाही, नियाबत खुदाई, इस तरह की बातें करके, ठीक है, ये बना दी। अब
ये चीजें इन्होंने करी। अब इससे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो मान गए भोले भाले लोग थे, ज्यादा उनकी धार्मिक रुचि थी, वो तो बन गए इसके अंडर बेवकूफ। जो नहीं बने, ठीक है, बोलते हैं ना कि जो नहीं बने उसको उन्होंने मिलिट्री के बल पे गिरा। उनके साथ जो है जब भी आदमी होते थे, जैसे बोलते हैं ना कि बाउंसर होते हैं साथ में, उस तरह के आदमी को रखते हुए, ठीक है। और जो नहीं मानता था, उनके खिलाफ आवाज उठाता था, तो उनको वो हथियारों से चुप करा देते थे, मार देते थे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें थी जो कि बाय हुक एंड क्रुक, ठीक है, वह किसी भी तरीके से वो रूल करना चाहते थे और उन्होंने किया, ठीक है। और इनके समय पे जो पर्शियन कोर्ट है, मतलब पारसी दरबार जो है उसका मॉडल, वो कहीं ना कहीं बलबन की किंगशिप से इन्फ्लुएंस भी, ठीक है। जो बलबन की राजनीति करने का तरीका था, राजा बनने का तरीका था, उससे वो प्रभावित भी हुए। और ये जो 20-21 साल का टाइम है, इस बहुत ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट भी देखने को मिली। ऐसा नहीं है, जब भी ऐसे कोई लोग आते हैं तो डेवलपमेंट भी करते हैं। तो उन्होंने जो है वो बहुत से स्ट्रिक्ट काम भी किए थे, लाइक दरबार में हंसना या जोक करना ये मनाही कर दी है ना, ये चीजें गलत है, ये चीजें नहीं हो सकती कोर्ट में, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो लाफ और जोक के लिए एक बैन कर दिया इसने, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसने एक अच्छी बात भी की थी कि जो वाइन है उसको ड्रिंक, ठीक है, छोड़ दिया था और छुड़वा भी दिया था अपने साथ। सो ड्रिंकिंग वाइन, ठीक है, ये जो नशा है या कुछ इस तरह, ये क्वेश्चन आया, ठीक है। इसने ये अपने आप ही छोड़ी थी और बाकी शासकों से भी राज्य में मनाही की गई थी। तो ड्रिंकिंग ऑफ वाइन्स और अदर टॉक्सिक मटेरियल्स जो है वो चीजें नहीं जो है वो होनी चाहिए शासन में। साथ में पर इसने जोक और इसके ऊपर बैन लगा दिया था, लाफिंग के ऊपर। और नॉवेल्स को जो है अपने बराबर नहीं समझते थे बिल्कुल, ठीक है। मतलब नॉवेल को ये बोलते थे कि भाई हम हैं तो आप हैं, ठीक है, अदरवाइज जैसे इनका मतलब नॉवेल्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते थे, ठीक है। और अब आता है कुछ एटिकेट्स, ठीक है, जिसमें सिजदा और पाइबोस, ये इन्होंने कुछ अपने दरबार में एटिकेट्स ही एस्टेब्लिश कर दिए, ठीक है। अब देखिए सिजदा क्या होता है तो, और पाइबोस क्या होता है, तो आपको नॉर्मली जब भी पुराने टाइम पे देखा ही होगा कि झुक कर जो इस तरह से हाथ हिलाते हैं, ठीक है, उसको सिजदा कहते हैं, ठीक है। तो पर्शियन एटिकेट्स एक्चुअली, है ना, कि जब राजा के सामने आप आएंगे तो राजा के सामने जो है वो झुकना है, ठीक है, और झुक कर सिजदा करना है, इस तरह से, है ना, हाथ हिला के ऐसे करते हैं, आपको पता होगा, तो वो है सिजदा। इसको जो है पर्शियन एटिकेट्स में उन्होंने इंक्लूड किया कि ये जो है एक एटिकेट है, ये मोरल वैल्यू के होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है पाइबोस। पाइबोस का मतलब है जो राजा है, किंग है, सुल्तान है, उनके पैरों को चूमना है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज वहां पे इस तरह से आना है और पैरों पे गिर कर उसको चूमना है, तो ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं सिजदा पाइबोस इन्होंने ये पर्शियन एटिकेट्स जो है वो शुरुआत की, ठीक है, इंट्रोड्यूस की। एटिकेट्स की स्पेलिंग क्या होती है, ETIUUETT, ठीक है। कौन से एटिकेट्स है ये, पर्शियन। तो पर्शियन एटिकेट्स सिजदा एंड पाइबोस ने इंट्रोड्यूस किए, और ये पता लग गया होगा आपको ये क्या है। इसके अलावा बलबन ने नवरोज फेस्टिवल भी इंट्रोड्यूस किया, नवरोज फेस्टिवल, ये क्या है नवरोज फेस्टिवल। देखिए तो नवरोज फेस्टिवल जो है वो
जब भी आपको पता है हार्वेस्टिंग होती है, नई फसल आती है, तो साल में एक बार एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के तौर पे हमने इसको रखा, ठीक है। तो नवरोज फेस्टिवल जो है वो एक नई फसल के लिए उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट फेस्टिवल के तौर पे इसको मनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये पर्शियन फेस्टिवल है नवरोज, ठीक है। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, नवरोज बोलते हैं कि नौ रोज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कई बार NAUROZ नवरोज भी लिखते हैं। इसके अलावा फेमस पॉलिसी ये अडॉप्टेड, उसने एक पॉलिसी को अपनाया, ये अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है, रक्त और लोह की नीति। तो इम्पोर्टेंट है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, और ये मैंने बताया आपको ब्लड एंड आयरन मतलब लोहा और रक्त। क्यों चलाया इसने? जैसे मैंने अभी बाउंसर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। जो लोग नहीं मानेंगे, जो उससे नहीं डरेंगे, जो उसके खिलाफ खड़े होंगे, आवाज उठाएंगे, उनको वो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से, ठीक है, चुप करा देंगे। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इसमें चलाई थी, ठीक है। लोहा यूज करेंगे, ठीक है, हथियार यूज करेंगे और खून बहा देंगे। अगर कोई नहीं मानता फिर वो डरेंगे, तो डर की नीति भी बिठा, मतलब लोगों में एक डर, जो नहीं डरते हैं उनको डराना शुरू कर दिया, जो नहीं मानते उनको मनाना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरह से उन्होंने रूल किया था, ठीक है। और पर्शियन लिटरेचर के भी ये दीवाने थे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ शासक ऐसे होते हैं जिन्होंने पर्शियन लिटरेचर के ऊपर बहुत फोकस किया, उनमें से एक विधि है, ठीक है। और इन्होंने एक स्पेशल फेवर जो है वो अमीर खुसरो के पास, अमीर खुसरो। हालांकि अमीर खुसरो जो है इसके बारे में हम अलग से पढ़ें, ठीक है, कि अमीर खुसरो जो है तोते हिंद कहा जाता था इनको, बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे। तो ऐसा नहीं है कि बलबन के टाइम पे दिखेंगे, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये और शासक भी आएंगे दिल्ली सुल्तान के, 7-8 शासक होंगे जो ये सर्व करेंगे, ठीक है। 3 वंशों को सर्व किया था अमीर खुसरो ने, एक तो स्लेव वंश, एक खिलजी वंश और एक तुगलक वंश। 3 वंश के 7-8 शासकों के लिए काम किया था, ठीक है। उनमें से सबसे पहले ही बलबन के टाइम पे, ठीक है। तो अमीर खुसरो जो कि पर्शियन लिटरेचर और म्यूजिक का बहुत बड़ा एक चेहरा है, वो इसके एक स्पेशल फेवर्स जो है इसको दिए थे इसने, ठीक है। मतलब ये उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता था जिनमें स्किल्स थे लिटरेचर के, म्यूजिक के, ठीक है। स्पेशल फेवर्स जो है वो अमीर खुसरो को इनके टाइम पे बताई जाती है, और पर्शियन लिटरेचर के, म्यूजिक के काफी ज्यादा ये भी शौकीन थे बलबन। तो बलबन की जो ये चीजें हैं इनको आपने थोड़ा थोड़ा याद रखकर डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं इनके, ठीक है। हालांकि कोई ज्यादा टफ नहीं है, याद रखें बहुत इजी है ये चीज, और थोड़ी सी अलग है तो वैसे भी याद रहता है। और लास्ट में आते हैं इनके राजा कैकुबाबाद, कैकुबाद। हालांकि ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये लास्ट है इसलिए इसका नाम याद रख सकते हैं, कैकुबाद। कैकुबाद जो है ये ग्रैंड सन है बलबन, ग्रैंड सन ऑफ बलबन, बलबन का पोता है। बाकी देखिए जो ग्रैंड सन है वो कैसे बना, मैंने कल आपको फखरुद्दीन बताया, ठीक है। तो जो फखरुद्दीन था, ठीक है, उसने ही इसको जो है वो राजगद्दी पे बिठाया था। बट कैकुबाद जो है वो खिलजी रूलर्स ने मार दिया, ठीक है। कैकुबाद को थोड़े टाइम में ही किल्ड बाय खिलजी रूलर्स, जो खिलजी है, अब इन्हीं का रूल आएगा तो
इन्हीं शासकों ने इसको मार दिया और कैकुबाद लास्ट रूलर बन जाता है। इसके बाद कोई भी दिल्ली सल्तनत का शासक नहीं बनता क्योंकि उसको मार दिया। खिलजी आगे सामने और खिलजी डायनेस्टी जो है वो 1290 में एस्टैब्लिश हुई। तो इस तरह से इसके मरने के बाद इलवारी वंश का अंत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई बेटा नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म। तो इलवारी जो डायनेस्टी खत्म हो गई और खिलजी वंश की शुरुआत जो है वो इससे हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बलबन का पोता था कैकुबाद, और खिलजी ने मार दिया था इलवारी वंश का। अब इलवारी वंश मैंने बताया था किसकी शुरुआत में हुआ थी। इलवारी डायनेस्टी जो है वो क्यों कहते हैं इसे, कौन था शासक जो इलवारी ट्राइब का था, याद है किसी? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम था, उसकी तो जाति को पता ही नहीं, इसलिए पिछले वंश नाम पड़ा क्योंकि वो संस्थापक था। इलवारी ट्राइब का कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, देखिए इलवारी ट्राइब का कौन था? इल्तुतमिश। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है, वो उसको खरीदा गया, ममलूक भी बोलते हैं क्योंकि वो ममलूक भी माना, ठीक है, तो इसलिए उनका नाम उस गुलाम वंश पड़ा, ठीक है। मगर इलवारी वंश क्यों पड़ा था? क्योंकि इलवारी ट्राइब थी, टर्किश ट्राइब थी, और वो थे इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश की वजह से, क्योंकि इल्तुतमिश कोई गुलाम थोड़ी थे पहले, ठीक है, ये गुलामों के गुलाम थे, ठीक है, तो ये एक्चुअल में गुलामों के गुलाम थे, इसलिए, और ये था कौन सा? इलवारी ट्राइब था इसका, ठीक है, तो इसलिए इलवारी ट्राइब ये चल रही थी, उसी का खानदान चल रहा था, गुलामों के गुलाम आगे आए और फिर ये जो है वो अंत हो, अब बन जाएगा एक नया वंश जिसका नाम है खिलजी, क्योंकि खिलजियों ने इसको खत्म किया। देखो खलजी बोलो या खिलजी, कई जगह इसको खिलजी भी लिखा है, कई जगह खलजी, बट बोलते खिलजी, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी। अब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें लाओगे खिलजी को हम पढ़ते हैं तो वो डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और आप में से किसी ने एक मूवी भी देखी होगी, आई थिंक रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण की मूवी है पद्मावत, देखिए किसी ने? हाँ जी सर। हाँ, उसमें खिलजी की हिस्ट्री, खिलजी की हिस्ट्री बताई, स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, क्योंकि पद्मावत मूवी जो वो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, ठीक है, राजा रतन सिंह जो वहाँ के राजा थे रणथंभौर चित्तौड़ के वहाँ के, तो उस मूवी के जो हिस्से हैं वो अलाउद्दीन खिलजी पे दर्शाए गए। देखिए इसका फाउंडर तो और था, कोई फाउंडर कौन था? तो वो थे जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी था, और जो खिलजी नोबल्स थे, ठीक है, उसको लीड करने वाले थे एक्चुअली में, ठीक है, बट इन्होंने जब गुलाम वंश को जो कैकुबाद है उसको खत्म कर दिया, उसको मार दिया, तो फिर इनके पास एक मौका मिल गया कि हम एक इस दिल्ली सल्तनत को लीड कर सकते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जो है वो जो बलबन के इनकॉम्पिटेंट जैसे कैकुबाद मैंने बताया, ठीक है, तो इन सभी को जो है वो मार दिया, ठीक है, और इनको हटा करके अपना वंश बना दिया जिसका नाम भी रखा इन्होंने खिलजी वंश, ठीक है। जो खिलजी रिबिलियन था, ठीक है, जो खिलजियों का जो विद्रोह था वो जो नॉन टर्किश लोग थे, टर्किश तो थे ही थे बट नॉन टर्किश लोग थे, उन्होंने भी इसका स्वागत किया, ठीक है, और खिलजियों ने जो है वो शुरुआत कर दी। तो 1290 से लेके 96 तक ये शासक जलालुद्दीन खिलजी देखने को मिला वहाँ का सुल्तान। तो
ये जो था फर्स्ट रूलर था दिल्ली सुल्तान का, जिसने क्लियरली एक फॉरवर्ड कर दिया था, बता दिया था कि जो शासक होंगे यहाँ के आगे, ठीक है, वो लोगों की मर्जी से जो है उनको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी काफी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जिसने ये चीज क्लियर कर दी थी, ये चीज बता दिया था उसने कि स्टेट जो है, मतलब एक रियासत जो है, ठीक है, शासन जो है वो लोगों के द्वारा, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हिंदू, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग ये, मतलब हिंदुओं की मेजोरिटी को ही फेवर में रखना चाहता था। बोलने का मतलब ये है ताकि हिंदू भी हमसे, ठीक है, और हिंदू उस टाइम मेजोरिटी में थे यहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने जो है उनके फेवर में भी काम करना शुरू किया था। और जो स्टेट है वो रियल मैनर में इस्लामिक स्टेट नहीं हो सकती, ये इनका मानना था। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि यहाँ के ज्यादातर लोग तो हिंदू हैं, मेजोरिटी लोग तो हिंदू हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम बोलें कि नहीं भी हमें यही करना पड़ेगा, मुस्लिमों को ही देखना है, तो ये चीज इन्होंने इससे बचे, इससे थोड़ा परहेज किया है, ठीक है। उन्होंने ये माना कि स्टेट में हिंदुओं के लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी, ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है उसके लिए भी कहीं फेवरेबल काम किए थे। तो जलालुद्दीन खिलजी की जो नीति थी, ये पॉलिसी थी, ये हार्श पनिशमेंट से बचते थे, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी सख्त पनिशमेंट नहीं देते थे, और पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस भी इन्होंने, देखिए ये जो नीति है ना, पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, सहिष्णुता एंड अवॉइडिंग हार्श पनिशमेंट, इसी की वजह से इसी के आदमी इसके खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए इस्लाम में कट्टरता देखने को मिलती है शासकों, बट ये थोड़ा सा उल्टा करने लगते थे, ठीक है। बेशक इन्होंने खिलजी वंश को स्थापित कर दिया अपने पैरों, मगर इनकी जो ये सोच थी, ठीक है, कि भाई लोगों के प्रति मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है इनके ऊपर हम कट्टरता नहीं दिखा सकते, इनके फेवर में, इनके वेलफेयर में भी काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो स्टेट है ये जो हम, इसको जो है वो हम कहीं ना कहीं इसको ट्रू इस्लामिक स्टेट नहीं बोल सकते, और ना ही हम इसको बना सकते हैं इस तरह से। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा, इसमें जो पेशेंस है, ठीक है, टॉलरेंस है, इस चीज में ज्यादा ये चीज इसने इंटरेस्ट दिखाया, और इसी की वजह से मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो था इसके टाइम का, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो इसने क्या किया था, जो इसका भतीजा था, बाद में दामाद भी बनता है, क्या नाम है उसका, अलाउद्दीन खिलजी, उसको जो है, ठीक है, इसने nephew, बाद में इसका सन इन लॉ भी बनता है अलाउद्दीन खिलजी, इसको इसने देवगिरी में भेजा, देवगिरी 1294 में, ठीक है। तो 1294 में देवगिरी को, ठीक है, देवगिरी जो है वो महाराष्ट्र में जगह साउथ की तरफ है, वहां पे इसने अटैक करने के लिए भेजा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो देवगिरी के ऊपर इन्वेजन किया था, अटैक किया था 1294, वो किसको भेजा गया था और किसने भेजा था और किसके, तो जलालुद्दीन के समय ही हुआ था, जलालुद्दीन ने ही भेजा था। किसको भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा, उसका भतीजा, और वहां पे जो है देवगिरी जो है, ठीक है, इसको कैप्चर भी कर लिया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, और इसको वहां पे जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसमें एक आदमी मिला था मलिक कफूर, इसके बारे में बात करेंगे बाद में, अलाउद्दीन खिलजी के, तो मलिक कफूर इसको,
और इसी से जो है, इस जीत से इसका दिमाग जो है थोड़ा घूम गया था, क्योंकि देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी है वो एग्रेसिव, उसको पता है वो कटर है, उसको अपने एरिया के, अपने स्टेट के एक्सपेंशन करने का, मगर जो इसका ससुर है, जो इसका ये, वो इसकी पॉलिसी कुछ अलग है, इसकी सोच अलग है, तो वो मैच नहीं खाती, ठीक है। तो इसी तरह से, ठीक है, इसने जो है इसको मार दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मार दिया था, ठीक है, जो आपने मूवी में भी देखा होगा। मूवी में आई थिंक जलालुद्दीन खिलजी राजा था, तो उसको मार दिया था, ठीक है। तो मारा क्यों था? क्योंकि इसकी पॉलिसी इससे मैच नहीं होती थी, सोच इसकी मैच नहीं होती। तो इस तरह से इसने सोचा कि अगर ऐसा चलेगा तो ये तो बहुत स्लो रहेगा, और इस तरह से हमारी जो है वो सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसने इसको मार दिया, ठीक है। तो इसके समय की 2-3 चीजें याद रखिएगा। ये देवगिरी में किसने भेजा था और कब भेजा था, ठीक है, और किसको भेजा था, ये क्वेश्चन आता है। ऊपर से इसके जो विचार है उनके ऊपर भी ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो कल हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन